हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किया गया 2021-22 के लिए जो मॉडल सेट पेपर है उनका ये पहला सेट है। स्टार्ट करने से पहले इसके जनरल इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। गलत उत्तर होने पर आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से आपको सही विकल्प का चूज करना होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, पहले तो यूनिट सेल में किस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसको आप अच्छा से समझते हैं तो आपको बॉडी सेंटर्ड पूछे या फिर कोई भी दूसरा चीज़ पूछे, आप बता सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। ठीक है, तो पहले बॉडी सेंटर्ड पूछा तो बॉडी सेंटर्ड को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी FCC और सिंपल क्यूबिक में भी कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, पहले देखिए एक यूनिट सेल है, इसमें 8 कॉर्नर होता है और 8 कॉर्नर पर 8 एटम मौजूद होता है। तो ये जो यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर 8 एटम मौजूद होता है, वो एक यूनिट सेल से इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। ठीक है, क्योंकि ये 8 यूनिट सेल से अपना पार्ट शेयर करता है, तो एक यूनिट सेल से अपना कितना पार्ट शेयर करेगा 1/8, और टोटल नंबर ऑफ एटम जो कॉर्नर पर मौजूद है वो कितना है 8। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो जो कॉर्नर पर एटम मौजूद होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है इस यूनिट सेल के लिए 1, और बॉडी सेंटर्ड है तो इसमें क्या होगा, एक सेंटर पर एटम होगा। ठीक है, 8 कॉर्नर पर 8 एटम तो है ही, और सेंटर पर एक एटम मौजूद होगा। तो ये जो सेंटर पर एटम मौजूद है वो सिर्फ इस यूनिट सेल में ही अपना पार्ट शेयर करता है, तो इसका जितना भी पार्ट होगा इस यूनिट सेल में ही होगा, तो टोटल इसका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 + 1 = 2, इसीलिए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहीं पर आपको अगर पूछता FCC स्ट्रक्चर के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए, तो आपका आंसर हो जाता 4। यहीं पर आपको पूछता अगर सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तब आपका आंसर हो जाएगा 1। तीनों याद रखना है, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing 40 ग्राम of NaOH in 2 liters of solution is। देखिए इसमें मोलरिटी पूछा गया है, तो आपको बेसिकली मोलरिटी पता होना चाहिए। मोलरिटी होता क्या है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन का किसमें, लीटर में। ठीक है, तो मोलरिटी अगर आपको निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूट्स का मोल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का भी आपको फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास सोल्यूट यहाँ पर NaOH है, इसका 40 ग्राम गिवन मास है। मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं NaOH का, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, इसको भी ऐड कीजिएगा तो आपका 40 ही आएगा। तो 40/40 आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स 1, moles of solute that is 1, and volume of solution in liter, बट यहाँ पर 1 लीटर नहीं दिया होगा, देखिए 2 लीटर दिया होगा, इसलिए आपको यहाँ से 2 से डिवाइड देना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिएक्शन है, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, जिसमें एक अल्कलाइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बेसिकली एक ब्रोमो मीथेन है, जिसमें सोडियम के साथ ये रिएक्शन कर रहा है और एक इथेन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर कार्बन एटम कितना है, देयर इज 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड
यहाँ देखिए प्रोडक्ट में देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है उड्स रिएक्शन, जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अल्कलाइल हैलाइड में जितना कार्बन एटम्स होता है उसका 2 टाइम्स हो जाता है प्रोडक्ट में कार्बन एटम्स, बट ये हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है, ठीक है। ड्राई ईथर इन द प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, आपको ध्यान रखना है। और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। When aqueous solution of NaCl is electrolyzed, the product obtained at cathode is, जब एक्वस सॉल्यूशन NaCl को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो कैथोड पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको दो चीज याद रखना है, एक होता है एक्वस NaCl, ठीक है, एक होता है मोल्टन NaCl, ठीक है। एक्वस NaCl में कैथोड पर क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्लोरीन गैस, ठीक है। अगर मोल्टन NaCl रहता तो कैथोड पर फॉर्म होता सोडियम मेटल, और एनोड पर इसमें भी क्लोरीन गैस, ठीक है। आपको दोनों ध्यान रखना है। एक्वस NaCl पूछा है तो कैथोड पर देखिए क्या फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का कौन सा ओर है, हेमेटाइट, ठीक है। आयरन का कौन सा ओर है, हेमेटाइट। आपको सिर्फ यही याद नहीं रखना है, हेमेटाइट के साथ साथ इसका मैग्नेटाइट, आयरन का ओर होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। आयरन पायराइट्स, आपको ये भी याद रखना है, आयरन पायराइट्स, ठीक। और होता है सिडेराइट। तो आयरन का ये 4 आपको याद रखना है। एक तो हेमेटाइट दिया ही हुआ है, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सिडेराइट, आयरन का और होता है। आपको याद रखना है बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, ठीक है। आपको याद रखना है जिंक का, जिंक का जिंक ब्लेंड, ठीक है। आपको याद रखना है इसी का कैलामाइन, ठीक। फिर आपको एक होता है और जिंकेट, ठीक है। आपको याद रखना है कॉपर का, ठीक है, कॉपर का मेलासाइट, और होता है क्यूप्राइट, और एक होता है कॉपर पायराइट, ठीक है। आपको इन 4 मेटल का और याद रखना है, कॉपर का, जिंक का, यहाँ पर आयरन का, ठीक है, और एल्युमिनियम का। इन चारों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन चारों में से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसके सिवा आपको कुछ अलग पूछेगा नहीं, क्योंकि यही आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन चारों का कोर्स आप एक एक करके सबका याद रख लेंगे और इससे बाहर आपका क्वेश्चन कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी से रहेगा, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज, ग्रुप 15 एलिमेंट का सबसे स्टेबल हाइड्राइड क्या होता है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या क्या एटम्स मौजूद होता है उसको पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये जब हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसको हाइड्राइड कहा जाता है। NH3, PH3S, ASH3S, BH3 एंड BiH3। जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इस हिसाब से मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड कौन सा हो जाएगा, NH3। तो NH3 इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एक चीज आपको और याद रखना है, ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपको याद रखना है NS2NP3 ग्रुप 15, ठीक है। और P ब्लॉक के लिए अगर पूछेगा तो NH2NP126,
NH2 NP1 to 6। अगर सिर्फ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए पूछे तो NH2 NP3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें देखिए बेसिकली आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ये जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये अपना जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली इसका फील्ड होता है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ये अपना ऑक्सीजन स्टेट फुलफिल करता है, इसलिए इस वजह से इसका ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, और दो आपको याद रखना है, एक हो गया जिंक यहाँ पर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है कैडमियम, ठीक है, एक होता है Hg। इन तीनों को आपको याद रखना है। ये ग्रुप एफ ब्लॉक से ही बिलोंग करता है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया है। रीज़न यही है कि ये अपना ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड किया हुआ है, चाहे ग्राउंड स्टेट में हो या फिर ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो, तो पर भी ये अपना ऑर्बिटल को फुलफिल करके रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है A। तो आपको बताना है ये A क्या है। आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये भी एक अल्काइल हाइड है। देखिए, ठीक है, अल्काइल हाइड है, ये ब्रोमोइथेन, ठीक है, इसके साथ अल्कोहलिक KOH रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, देखिए जब ये अल्कोहलिक KOH इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर एक बेस भी होता है। ठीक है, जो बेस क्या करता है, इस बीटा हाइड्रोजन को अटैक करता है। यहाँ पर है अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन मौजूद होता है उसको कहा जाता है बीटा हाइड्रोजन। इस बीटा हाइड्रोजन को ये बेस अटैक करता है और इसको अपने साथ लेके भाग जाता है। और यहाँ पर जो हैलाइड है, यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये बॉन्ड टूट जाता है और दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A। तो इस तरह का अगर आपको रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो इसको कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं, सॉरी 9 को देख लेते हैं। एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। एक एटम जो यूनिट सेल के कॉर्नर में मौजूद था वो यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन देता है। तो अभी हम लोग इसको देखें 1/8। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए कि एक यूनिट सेल में जो एटम मौजूद होता है, यूनिट सेल के कॉर्नर में जो एटम मौजूद होता है वो उस यूनिट सेल में 1/8 का कंट्रीब्यूशन देता है। एक यूनिट सेल, एक एटम का बात कर रहा है। ठीक है, अगर टोटल एटम का बात करेगा तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1, बट यहाँ पर एक एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है, तो 1/8। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1/8। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो इसको इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है CRT। तो यहाँ पर देखिए T का डायरेक्ट रिलेशन है, T मतलब टेम्परेचर, ठीक है, C मतलब कंसंट्रेशन और R मतलब गैस कांस्टेंट, R दैट इज गैस कांस्टेंट। इन तीनों में से कोई भी इंक्रीज करेगा तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अगर हम लोग वेसल का वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं N2 बाई वॉल्यूम। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, और V क्या है, वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं N2 बाई V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात होगा तो वॉल्यूम को डिक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तभी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज दिया हुआ है तो ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको इससे भी रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, डाइल्यूटिंग मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन एक्चुअली शो कर रहा है कंसंट्रेशन, बट ये कोई ऑप्शन कह रहा है कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से क्या
ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा? नहीं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपका ये जो आंसर है ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज कब होता है? तो इंक्रीज आपको याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होता है? जब उसका कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, एक होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक होता है कंडक्टिविटी, दोनों को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी, एक होता है कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होगा? जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होना मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज होना। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंसंट्रेशन के टर्म में तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, बट डाइल्यूशन के टर्म में दिया हुआ है। डाइल्यूशन के इंक्रीज होने से आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर कंडक्टिविटी दिया हुआ रहता, ठीक है, तो आपको कंडक्टिविटी कब इंक्रीज करता है? जब कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज करेगा, इसका मतलब डाइल्यूशन जब डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से आपका डाइल्यूशन इंक्रीज होना चाहिए, तब आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर को देख लेते हैं। मॉन्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। मॉन्स प्रोसेस किसकी प्यूरिफिकेशन में अप्लाई किया जाता है? तो आपको याद रखना निकेल, निकेल की प्यूरिफिकेशन में मॉन्स प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज। N2O5 में नाइट्रोजन का कोवेलेंसी क्या होगा? तो आपको याद रखना है 4। ठीक है, नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना हो जाएगा N2O5 में? 4। देखिए आप जब N2O5 का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो एक N हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाए इसलिए यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, बट यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म किया था इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। ठीक है, देखिए इसका नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड फॉर्म कर, इसलिए नाइट्रोजन का कोवेलेंसी इन N2O5 इज 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। aqueous solution of which of the following ions is colorless? aqueous solution किनमें से आपका कलरलेस होता है? तो कलरलेस कब होगा? जब डी सब सेल फुलफिल होगा या फिर पूरा पूरी ब्लैंक होगा। ठीक है, मतलब D10 होना चाहिए या फिर D0 होना चाहिए। तो इनमें से आप किसी को भी देख सकते हैं, जैसे Ti3+, टाइटेनियम 22 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना बन जाएगा 19। ठीक है, तो आर्गन Ar, उसके बाद 3D1, तो ये नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर सबको भी देखेंगे तो देखिए किसमें आपके स्कैंडियम, तो इसमें देखिए 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब आर्गन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो होगा वही हो जाएगा, मतलब 3D0। तो इसमें डी सब सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका कलरलेस यही शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए CH3CH2I प्लस KCN ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, आपको ए का वैल्यू बताना है। देखिए ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, और इसमें आपको देखिए अल्काइल हाइड का ही रिएक्शन है, और ये KCN के साथ रिएक्शन कर रहा है। KCN क्या है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसका 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, ये K से भी रिएक्ट कर सकता है, N की तरफ से भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, बट जब ये KCN के फॉर्म में रहेगा तो ये कार्बन की तरफ से रिएक्शन करेगा, और जब अगर ये AgCN के फॉर्म में रहता है, AgCN रिएक्टेंट रहता तो ये नाइट्रोजन की तरफ से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए KCN दिया हुआ तो ये C की तरफ से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CN। ठीक है, अगर यहाँ पर AgCN दिया हुआ तो आपका प्रोडक्ट होता CH3CH2NC। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर AgCN रहेगा
तो आपका NC मतलब आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर साइनाइड फॉर्म होगा। ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अल्काइल हाइड में इससे आपको क्वेश्चन बनेगा ही। The percentage of available space around occupied by spheres in a cubic close packing in 3 dimensions. Percentage of available space occupied, ठीक है, मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है CCP स्ट्रक्चर। CCP स्ट्रक्चर कितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है, तो आपको याद रखना 74% CCP हो या फिर SCP हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, दोनों में कितना परसेंटेज ऑक्युपाई करता है, 74%। CCP और SCP 74%। अगर आपको BCC पूछता तो आपको याद रखना है 68%। ठीक है, अगर आपको सिंपल क्यूबिक पूछता, सिंपल क्यूबिक लैटिस इसको पूछता तो आपको याद रखना है 52.4%। ठीक है, तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। HCP और CCP 74%, BCC 68%, सिंपल क्यूबिक लैटिस 52.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। The relative lowering of vapor pressure in case of a solution of non-volatile solid is equal to the mole fraction of solid. This statement is based on, देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, मतलब आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो चारों होता है ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है और ये रॉल्स लॉ से रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट को बताता है। ठीक है, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के को डिफाइन करता है। तो आपको बेसिकली इसमें रॉल्स लॉ याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। EMF ऑफ सेल विद निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, EMF आपको निकालना है, कॉपर और निकेल यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है, EMF आप सेल का कैसे निकाल सकते हैं या फिर इसके लिए आप क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालने के लिए बोला है, E नॉट सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो E कैथोड मतलब कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, एनोड में क्या होता है रिडक्शन। यहाँ आपको देखना किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ये जो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उसका हमेशा रिडक्शन होता है, तो प्लस 0.34 माइनस, और यह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.59 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर को किसके सप्लाई में, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर के सप्लाई में। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज रोस्टिंग। यहीं पर आपको पूछता कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन डिफिशियंसी या फिर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, तब आपका आंसर हो जाता है कैल्सिनेशन। बट यहाँ पर एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बोला है तो रोस्टिंग, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बोलता तो कैल्सिनेशन। ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो बनता है कमर्शियली उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, तो आपको याद रखना उस प्रोसेस का नाम है ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। हैवर्स प्रोसेस अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को बनाने के लिए हैवर्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरीन गैस डेकन्स प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CO2+ इज, CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। देखिए इसमें कॉपर दिया हुआ है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और निकल चुका है तो 27 आपको देना है, 27। आर्गन इसका सबसे सामने इनर्ट गैस है तो आर्गन। उसके बाद देखिए 3D में ये अपना इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 3D9 और 4s0। देखिए 9 18, आर्गन का 18 होता है और 9, तो आपका हो गया ये आर्गन 3D9 4s0। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। डेंसिटी किस फॉर्मूला से डेंसिटी को हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा। डेंसिटी जो होता है
ठीक है, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, Zm/AQ/Na। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। M क्या है? मॉलिक्यूलर मास। A क्या है? एज लेंथ। ठीक है, अगर AQ पूछेगा तो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, A एज लेंथ है और AQ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। ठीक है, और फिर Na क्या है? Na इज एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। An ionic compound has a unit cell consisting of A ions at the corners of the cube and B ions at the centers of the faces of the cube. The empirical formula of the compound. A ions कॉर्नर पर मौजूद है और B ions सेंटर मतलब फेस के सेंटर में मौजूद है। तो इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए इसका भी हम लोग यूनिट सेल बना लेंगे थोड़ा सा समझने के लिए इसको। देखिए यहाँ पर 8 एटम मौजूद है कॉर्नर पर और इसको डिनोट कर रहा है ए। ठीक है, और अभी 8 एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। ठीक है, एक यूनिट सेल में और टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 तो हो जाएगा 1, तो ये ए डिनोट कर रहा है। ठीक है, और फेस में जो एटम है वो बी डिनोट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर फेस कितना होगा? देखिए ये एक फेस हो गया, इधर वाला 2 फेस हो गया। ठीक है, इसी तरह से ऊपर वाला तीसरा हो गया, साइड वाला देखिएगा तो चौथा फेस, नीचे वाला 5वां फेस और एक देखिए पीछे वाला फेस है। ठीक है, टोटल 6 फेस। तो 6 फेस में आपका फिर 6 एटम है और फेस वाला जो एटम होता है वो 2 यूनिट सेल से अपना पार्ट शेयर करता है। तो एक यूनिट सेल में अपना पार्ट कितना शेयर करेगा? 1/2 और टोटल 6 फेस है तो 6 फेस में 6 एटम है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3। तो ये बी एटम इसको डिनोट कर रहा है। तो इसका जब एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिएगा तो A1B3। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आपको याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होना चाहिए था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ये मात्रात्मक गुण शो करता है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। ऑन एडिशन चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल। अगर हम लोग वाटर में, ठीक है, वाटर में हम लोग देखिए मतलब एक बीकर मान लीजिए वाटर यहाँ पर है, इसमें हम लोग ग्लूकोज डाल दिए हैं तो ग्लूकोज क्या करेगा? इसी कुछ पार्ट को कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हीट दे रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हीट दे रहे हैं तो इससे वेपर प्रेशर निकलेगा। ठीक, इससे वेपर प्रेशर निकलेगा तो ये वेपर प्रेशर जब इस ग्लूकोज यहाँ डाल दिया जाएगा तो ये वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा बनने लगेगा क्योंकि इसके कुछ पार्ट को ये कवर कर लिया है। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यहाँ डाला जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर को बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मतलब क्या? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा ग्लूकोज के डालने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Ag बन रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो आपको इसको ई सेल निकालना है। तो इसका ई सेल निकालने के लिए आपको नॉस्ट इक्वेशन से इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन में है बट इसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो चुका है, 1 मोलर से ही चेंज हो चुका है। तो इसका लिए आपको नॉस्ट इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा और उसी की हेल्प से आप निकाल सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग concentration of product side by concentration of reactant side। ठीक है, ई नॉट सेल दिया हुआ आपका 0.80 माइनस, देखिए इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.059 या एन का वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ही एजी बन गया है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो इसका वैल्यू जब पुट किए स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, तो देखिए यहाँ पर जो नेचुरल लॉग है वो लॉग बेस 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एजी क्या है, सॉलिड में, देखिए एजी यहाँ पर सॉलिड बना है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है 1 और एजी प्लस का कंसंट्रेशन दिया होगा 0.1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, लॉग 10 का वैल्यू होता है कितना, 1, ठीक है। 0.80 माइनस 0.059 इंटू लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.741। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 + 2Al। कितना कूलम चार्ज का जरूरत पड़ेगा Al3+ को Al में रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। देखिए Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा Al। तो इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा तो 3f चार्ज नीड होगा। 3f मतलब 3 × 96500, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जाएगा 289,500। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहे थे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्राइट्स ब्राउन रिंग टेस्ट को शो करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, आपको याद रखना है, फेरस, ठीक है, आयरन, या फिर आपका मोलिब्डियम भी हो सकता है। हेबर्स प्रोसेस में फेरस और मोलिब्डियम का यूज किया जाता है। यहीं पर आपका पूछता है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है प्लेटिनम Pt, ठीक है। आपको अगर पूछता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, V2O5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो आपको ये आंसर याद रखना है, pH3 का होता है, ठीक है। जैसे NH3, ठीक है, pH3 हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ASH3, SBH3, ठीक है, BiH3। तब नीचे हम लोग जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, तो उस हिसाब से सबसे कम होना चाहिए था NH3 का, बट ये एक्सेप्शन में है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होता है। तो pH3 हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो आपको प्रोडक्ट को बताना होगा क्या होगा, तो आप इसको देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन आके जुटेगा, यहाँ पर आके क्लोरीन जुटेगा, बट यहाँ पर जब क्लोरीन जुटेगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बट यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिस वजह से क्लोरीन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 32 नंबर को देख लेते हैं। देखिए ये भी एक रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें देखिए HI इसके साथ ऐड होगा। HI जब ऐड होगा तो ये मार्कोनी कॉब रूल को फॉलो करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो कहाँ पर H जुड़ेगा और कहाँ पर I जुड़ेगा, तो H वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन है वो 3 तरफ बॉन्ड बनाया है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बट ये जो कार्बन है वो चारों बॉन्ड
बना चुका है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आइटम नहीं है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा और आयोडाइड यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आप इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस ये स्त्री यहाँ है और यहाँ पर आपका आई ऐड होगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, इसको शो नहीं किया गया है बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक साइक्लो हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सिन है और Br2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर CCl4 भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ CCl4 भी होना चाहिए और इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो जो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा। ठीक है, ये विसिनल डाइब्रोमाइड्स है, विसिनल डाइब्रोमाइड्स। ठीक है, विसिनल डाइब्रोमाइड्स। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको पूछा कि इनमें से कौन सा 2 डिग्री ब्यूटेन टूअल इज क्या है। तो ब्यूटेन टूअल एक 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर आप लिखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, C3 2 नंबर कार्बन पर OH एटम रहेगा, OH फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ठीक, तो देखिए ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कितना और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक और इधर एक। ठीक है, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 2 कार्बन और से जुड़ा हुआ है जहाँ पर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। और आज हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं वो देखिए, वो भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। तो कुछ इस तरह से आपका रिएक्शन दिया हुआ है और आपको प्रोडक्ट फॉर्म बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर आपका को प्रोडक्ट फॉर्म होगा एक ईथर। ठीक है, यहाँ पर जो ये OH है ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आपका C2H5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हुआ है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये वाला।